दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो रूट था लद्दाख जाने का, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि किस रूट से जाना बेस्ट रहेगा और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि मनाली छोटा रास्ता है तो आप लोग वहाँ से क्यों नहीं गए, पठानकोट से क्यों गए। तो आज हम उन सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रूट हो सकता है अगर आप महाराष्ट्र या इस तरफ से आप जाने का सोच रहे हैं तो। तो अगर आपने हमारे पूरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा कि हमने कितनी परेशानियां झेली। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से मंथ में जाना है और अपने लिए एक परफेक्ट मंथ मतलब डिसाइड करिए कि आपको ठंडी में जाना है कि गर्मियों में जाना है कि बारिश सीजन में जाना है। हमने जैसे कि बारिश चुना था जो हमारी एक गलती थी, लेकिन मज़ा भी उतना ही आया। तो हम पहले जब आपने देखा कि नागपुर से हम निकले तो नागपुर से निकलते ही हमारा एक सबसे बड़ा टारगेट था कि दिन के कम से कम 500 to 600 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है, जो कि एक स्टार्टिंग में ज़्यादा था। हमको लगा नहीं था हम इतना कर भी पाएंगे, लेकिन इतना मिनिमम रखना पड़ेगा क्योंकि अगर दिल्ली नागपुर से लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास है तो दिल्ली एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मिनिमम 2 दिन तो चाहिए था। तो हमने सोचा कि अगर एक दिन में हम 550 करेंगे तो 2 दिन में आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले दिन इतनी बारिश आ गई कि हमको 400 किलोमीटर करने के बाद हमको रुकना पड़ा मध्य प्रदेश में, जो कि सागर नाम की सिटी थी, वहाँ पर हमको रुकना पड़ा। तो इससे एक हमको चीज़ पता चली कि आपको अगर यहाँ से जाना है तो आप सबसे पहले जुलाई और जून जुलाई के आसपास मत निकलिए, अगस्त में भी लगभग ना निकलिए, सितंबर या अक्टूबर के आसपास निकलिए तो वो मौसम अच्छा रहेगा, आपको बारिश नहीं मिलेगी और आप आराम से अपने जो आपका टारगेट है दिन का किलोमीटर का, क्योंकि अगर आपको लगेगा बारिश में चला लूँगा रेनकोट पहन के तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बाइक आपकी स्पीड में रहती है, कितना भी पानी आ जाए कहीं ना कहीं से आपके हेलमेट में आपके रेनकोट के अंदर चला ही जाता है। तो बारिश में आप इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर बहुत मुश्किल है। हम ही 400 में त्रस्त हो गए थे। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मंथ बेस्ट है। फिर एक बार आपने मंथ बेस्ट कर लिया, फिर दिल्ली तक आप पहुंच गए कुछ भी करके। जैसे हम 2 दिन लगा हमको, पहले दिन हमने 400 किया, दूसरे दिन हमने 650 किया। तो दूसरे दिन तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना ट्रैवल करें, क्योंकि आप मज़े करने जा रहे हैं, ना कि अपने आप को एकदम इतना स्ट्रेस देने। तो दिन के 400 से 450 किलोमीटर बहुत है, आराम से मज़े करते हुए इतने किलोमीटर कवर करिए और रात में तो बिल्कुल ट्रैवल मत करिए। एक बार हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंचने के बाद हमने सोचा कुछ हमने सामान ले लेते हैं, क्योंकि सब कहते थे दिल्ली में ये ऐसा है वो ऐसा, दिल्ली में आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि दिल्ली में आपको कोई एक अच्छा पहचान का चाहिए जो मार्केट में घूमता हो। हमारे ऐसे कोई पहचान में था नहीं जो हमको मार्केट घुमा के हमको चीज़ दिला दे। उसके कारण हम दिल्ली से कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाए और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हम वहाँ से सोचे थे हमने गमबूट्स लेने का और हम दिल्ली से ले नहीं पाए। तो हम इसके आगे भी बिना गमबूट्स के जाने वाले थे। तो उसका एक प्रॉब्लम ये था कि अगर बारिश आई या फिर कोई कहीं पे पानी भरा हुआ रहा तो हमारे जूते गीले होंगे, वो गीले होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम थी। और जितना आप ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देंगे उतना आप लेह पहुँचने के बाद आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो आपको यहीं से अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए लेह जाना था। तो दिल्ली पहुँचने के बाद दिल्ली से 2 रास्ते जाते हैं अगर आपको लेह पहुँचना है। तो पहला रास्ता रहता है पठानकोट का, पठानकोट होते हुए श्रीनगर होते हुए आप आराम से लेह पहुँच जाएंगे। दूसरा जो रास्ता है मनाली होते हुए जाने का, वो काफ़ी पॉपुलर रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट सीनरीज और काफ़ी एडवेंचरस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिस जगह जा रहे हैं वो भी एडवेंचर वाली जगह है, तो वहाँ आप पहले आराम से पहुँच जाइए, क्योंकि जो मनाली वाला रास्ता है वो एकदम से वहाँ पे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। इसके कारण आपको उल्टियाँ या फिर जो प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को होती है वो होने के चांसेस लगभग 50% से बढ़ जाते हैं। लेकिन वही अगर आप पठानकोट होते हुए जाएंगे तो वो आराम से धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, जिसके कारण आपको ये सब प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम पठानकोट होते हुए जाएंगे। और वो रास्ता लगभग 200 से 300 किलोमीटर लंबा पड़ता है मनाली से, लेकिन वही आप तो घूमने निकले हैं तो किलोमीटर क्या देखना। तो हमने पठानकोट वाला रास्ता चूज़ किया, वहाँ से हम निकले। लेकिन उस रास्ते में एक ये प्रॉब्लम थी कि कुछ कुछ जगह मज़ा आ रही थी, कुछ कुछ जगह बहुत बोरिंग थी। जैसे कि निशाद और मैं, हम 2 लोग थे, लेकिन फिर भी हमको इतना बोर होता था वहाँ पे, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था उस रास्ते में। बहुत धूप या और ये इतना मज़ा नहीं आता। वही अगर मनाली वाला जो रास्ता है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको अपनी तबीयत से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फिर एक बार हम यहाँ से निकले, जब हम दिल्ली से निकले तो सबसे पहले हमको बारिश, बहुत ज़ोरदार बारिश हमको मिल गई पठानकोट की तरफ। तो हम पठानकोट लगभग हमने 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर किया था, लेकिन हमको पठानकोट रुकना पड़ गया बारिश के कारण। और आपने वहाँ का ब्लॉग देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। बहुत तेज़ बारिश थी वहाँ पे। हमने 1000 रुपीज़ का एक रूम बुक किया, जहाँ पे हमने एक दिन रहा। वहीं पे बाहर भी कुछ खाने नहीं जा सकते थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी। वो तो अच्छा हुआ हमने बर्नर वगैरह साथ में रखा था, वहीं पे कुछ बना लिया।
फिर हम लोग अगले दिन उठे। अगले दिन हमने सोचा आज तो लेह पहुंच जाएंगे, कि लेह वहाँ से मुश्किल से 450 से 500 किलोमीटर था। लेकिन अगले दिन और एक प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही थी, जिसका हमको बिल्कुल पता नहीं था। जैसे हम कश्मीर पहुँचे, कश्मीर में पटनी टॉप हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं, लेकिन तभी हमको मालूम पड़ा कि लेह का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिज था कश्मीर और जो उसको ज्वाइन कर रहा था लेह को, वो जो ब्रिज था वो क्रैक हो गया था, कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, इसके कारण आर्मी वालों ने उसको बंद कर दिया था। तो हम टेंशन में आ गए, और कुछ लोग का कहना था कि 1-2 महीने लग जाएंगे। हम और टेंशन में आ गए कि भाई अब वापस मनाली होते जाना पड़ेगा, और तब तक न्यूज़ आने लगी कि मनाली में बाढ़ आ गई है। तो हम बोले अब मनाली होते भी नहीं आ सकते, मतलब यहीं रुकना पड़ेगा। फिर हमने पटनी टॉप में रुकने का फ़ैसला किया। वहाँ पे हम पटनी टॉप में गए, ऊपर आराम से एक टेंट वेंट लगाया। पहले दिन तो बहुत डर लगा, लेकिन तब तक हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। आपने अगर वो व्लॉग देखा होगा तो बाजू के एक शॉप वाले भैया ने हमसे उन्होंने काफ़ी मदद की। और अच्छे लोग तो आपको जम्मू कश्मीर में आराम से मिल जाएंगे। लोगों को देख के भरोसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम उनसे बात कर लेंगे तो फिर उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। फिर हम 3 दिन वहाँ पे अपने गुजारे, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो मैं वो भगवान चाहते थे कि हम पटनी टॉप घूमें, क्योंकि अगर वहाँ हम नहीं रुकते तो इतनी अच्छी चीज़ हम मिस कर देते। क्योंकि हमारे लद्दाख की पूरे ट्रिप में जो 30 से 40% जो हमको खुशी मिली वो पटनी टॉप में ही मिली। इतनी मस्त जगह थी, इतना मस्त मौसम था, और सबसे आरामदायक बीता वो जगह। वहाँ ना कोई स्ट्रेस था कि जल्दी पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। पूरा दिन आराम से गुजारो एकदम फ्री होके। तो पटनी टॉप में भी आप ज़रूर से कैंपिंग करिएगा, बढ़िया है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती, तो कैंपिंग करने के लिए मस्त जगह है। फिर वहाँ से हम लेह निकले। वहाँ से लगभग हमको एक दिन हमने सोचा कि आज कुछ भी करके लेह पहुँच जाएंगे। वहाँ से लेह लगभग 700 किलोमीटर था, लेकिन हमने ठान लिया कि आज तो पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि 6 बजे तक, सोनमर्ग के थोड़ा पहले ही, अमरनाथ यात्रियों को भी, और क्योंकि आपको वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है 6 बजे के बाद, वहाँ पे आर्मी वाले आपको रोक देंगे, क्योंकि वहाँ साथ साथ में आपके अमरनाथ यात्री भी चलते रहते हैं। उन लोग का भी वही रास्ता है जम्मू जाने के लिए। तो 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करते, क्योंकि आगे जो पहाड़ है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, और वहाँ पे रात में आपको रेस्क्यू करने के लिए जल्दी कोई आ नहीं पाएगा। इसलिए 6 बजे के बाद वहाँ पे सिर्फ कार को अलाउ करते हैं, और जितने भी 2 व्हीलर्स हैं उनको बंद कर देते हैं। तो अब हम टेंशन में आ गए, अब क्या करें। तो अच्छा हुआ वहाँ पे एक वही लोग अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पर कैंप लगा हुआ था। कैंप फ्री नहीं, खाना पीना फ्री था वहाँ पे, लेकिन कैंप के लिए आपको पैसे पे करने थे, जो कि 300 रुपीज़ के आसपास थे। तो मैंने और निशाद ने 300 पे किया, मतलब पर पर्सन 300। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह थी ओपी। इतनी भीड़ होने के बावजूद वहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से मैनेज किया हुआ था आर्मी वालों के द्वारा, और खाने पीने के लिए भी अच्छी सुविधा थी। तो आप ये ध्यान रखिए कि 6 बजे के बाद आप सोनमर्ग नहीं जा सकते। अगर आपको सोनमर्ग पहुँचना है तो आपको 6 बजे के पहले ही कुछ भी करके पहुँचना पड़ेगा पठानकोट से। तो हमारी ये गलती हो गई। फिर हम एक दिन वहाँ रुके, फिर वहाँ से सुबह सुबह अगले दिन निकले। अगले दिन बड़े आराम से हम पहुँच गए लेह, बिना किसी दिक्कत के। तो लेह पहुँचने के बाद अगर आप घूमने की बात करें तो आप इतनी अच्छी चीज़ घूम के आ रहे रहेंगे कि आपको लेह मार्केट घूमने की इतनी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप इतने थके हुए रहेंगे। और लेह मार्केट में इतना कुछ घूमने लायक है नहीं, अगर आपके पास पैसा कम हो तो। अगर आपके पास पैसा काफ़ी है तो आप आराम से लेह मार्केट घूमिए, अपने लिए शॉपिंग करिए। हमने शॉपिंग की थी, एक कंबल ख़रीदा था अपने लिए, क्योंकि आगे हमको एक्सट्रीम कैंपिंग की तरफ जाना था, इसलिए हमने वहाँ से कंबल ख़रीद लिया। और साथ में कुछ स्कार्फ और टोपियाँ वगैरह ख़रीद ली थी ठंडी के कारण। और एक और गलती हमने की थी, मैंने और निशाद ने वहाँ पे डायमॉक्स ले लिया था, क्योंकि हमने हर जगह देखा था कि हम सुना था कि प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले से डायमॉक्स ले लो। और हमको डायमॉक्स लेने के बाद प्रॉब्लम हो गई, हम दोनों का सर जो है वाइब्रेट होना शुरू हो गया था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा मुंह हिल रहा है। तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वहाँ पे जाके, ऐसा नहीं कि आप पहले से डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको ज़रूरत है क्या डायमॉक्स की, तभी लीजिए। हमने ऐसा वहाँ पे जाकर कंसल्ट नहीं किया, इसलिए हमने खुद ही ले लिया डायमॉक्स, जिसके कारण हमको परेशानी हुई 1 दिन तक, क्योंकि मैं खारदुंगला जाने तक मेरा पूरा मुँह वाइब्रेट हो रहा था। उसके बाद नॉर्मल हो गया, तब मैंने डायमॉक्स बिल्कुल भी छुआ भी नहीं मैंने डायमॉक्स फिर। और मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे फील भी नहीं हुआ कि उल्टी ये वो। फिर एक बार हम वहाँ से हम लेह पहुँचेंगे तो आपको खारदुंगला जाने के लिए एक जगह पर आपका परमिट चेक होगा, वो भी परमिट इतना ढंग से चेक नहीं करते हैं। तो आराम से खारदुंगला पहुँच सकते हैं। खारदुंगला लगभग 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, और हमारी बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे। डबल सीट में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रुकी नहीं, एकदम बढ़िया से वहाँ पे पहुँच गई। खारदुंगला पहुँचने के बाद अब यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक हुंदर जाता है, दूसरा पेंगोंग तरफ जाता है। हमको हुंदर जाना था कि काफ़ी सुना था उसके बारे में, तो हम पहले वहाँ से हुंदर गए। हुंदर जाते हम थोड़ा लेह से ही लेट निकले थे, 11-12 बज गए हमको निकलते निकलते, जिसके कारण हमको हुंदर में जब पहुँचने के बाद 7
लगभग 6 या 7 बज गए थे और वहाँ पे तभी भी धूप थी, क्योंकि वहाँ पे धूप देर से जाती है। तो हुंदर पहुँचने के बाद वहाँ पे भी इतना घूमने की इतनी इच्छा नहीं हुई, कि बहुत कड़क धूप थी। हम वहाँ पे कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे, और एक और गलती हमसे वहाँ पे हो गई कि हमने वहाँ पे 2-3 ड्राइवर लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप कैंप नहीं कर सकते, जबकि वो झूठ था। मैं जब वापस नागपुर आके मैंने उसके बारे में रिसर्च की, तो मुझे मालूम पड़ा कि आप हुंदर में कहीं पे भी कैंप कर सकते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। और मैंने वहाँ पे ड्राइवर वगैरह से पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया, इसके कारण मुझे लगा कैंप नहीं कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे हुंदर में वहाँ पे कैंप नहीं किया, थोड़ा आगे जाके एक होम स्टे था, होम स्टे नहीं कह सकते, वहाँ पे जो उन्होंने टेंट लगा के रखे थे होम स्टे वालों ने, हमने उनसे परमिशन लेके उनके प्लेस पे हमने कैंप किया और उनको 200 रुपीज़ दिया। लेकिन वो भैया काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमको चाय वाय अच्छे से किया, वहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए हमको मिल गया, जगह मिल गया, फ्रेश होने के लिए जगह मिल गई, तो बढ़िया था। अगर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप हुंदर में कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा आगे जाके किसी कैंप वाली जगह पे पूछ सकते हैं, भैया से बात कर सकते हैं, आपको फ्रेश होने के लिए मस्त जगह मिल जाएगी। तो हुंदर में काफ़ी अच्छा दिन गया हमारा, रात भी काफ़ी अच्छी गई, बढ़िया। हमने चाय और नूडल्स वगैरह बनाया था, आपने चाहे तो वो व्लॉग भी देख सकते हैं। वो हमारी पहली कैंपिंग, तो पहली कैंपिंग हमारे हुंदर में हुई। हुंदर कंप्लीट नहीं, पहली नहीं, सॉरी, दूसरी कैंपिंग थी। पहली कैंपिंग तो पटनी टॉप पे हुई थी 3 दिन तक, लेकिन लद्दाख के अंदर वो पहली कैंपिंग थी, जिसमें काफ़ी मज़ा आया। हुंदर से निकलने के बाद हमारे वही 2 दोस्त केरला के, जिनको आप रास्ते भर से देखते आ रहे थे, एक इंटरसेप्टर पे थे और एक अपाचे 310 RR पे थे, वो दोनों हमको वापस से मिल गए। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम चारों लोग साथ में आगे पेंगोंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी पेंगोंग की तरफ ही जा रहे थे। फिर पेंगोंग की तरफ निकलते निकलते इतने ख़तरनाक रास्ते मिले, वो पूरा ऐसे ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिली, ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि अगर आपको ये सब चीज़ महसूस करना है तो हमारे व्लॉग देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि हमको क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आई पेंगोंग जाते जाते। लेकिन पेंगोंग हम आराम से एक दिन में बिना किसी दिक्कत में पहुँच गए, और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था उस बात का भी डर था हमको कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि हम बार बार रेनकोट पहनना उतारना बहुत ज़्यादा हो रहा था। पेंगोंग पहुँचते पहुँचते हमको लगभग 7 8 बज गए थे। पेंगोंग पहुँचे, वहाँ पे एक होम स्टे लिया हमने। वो होम स्टे का प्राइस 2000 रुपीज़ था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 2 लोगों का 2000, 4, मेरे और निशाद ने 4000 रुपीज़ दिया। उसमें खाना पीना सब इंक्लूड रहता है, लेकिन वही आप सोचिए कि लेह में आपको 1000 में मिल गया था, वहाँ पे खाना पीना नहीं था, लेकिन 1000 में एक रूम मिल गया था। यहाँ पे आपको 4000 में आपको मिला है और इसमें खाना पीना है बस। तो ये काफ़ी महंगा था, लेकिन ठीक था, और कोई जगह ही नहीं थी वहाँ पे, सब कुछ महंगा करके रखा गया है। तो वहाँ के हिसाब से यही हमने कैंपिंग का सोचा, लेकिन वहाँ पे बारिश होने लगी, इसके कारण हम कैंप नहीं कर पाए। अगर थोड़ा जल्दी पहुँचते और बारिश के पहले अगर हम वहाँ पर पहुँच जाते तो हम कैंप कर सकते थे। तो वहाँ पे हम पहुँचे और इतने थक गए थे कि हमसे एक और गलती हो गई कि हम रात में 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, जिसके कारण हमने वहाँ का रात को सीनरी था वो सब मिस कर दिया। और पेंगोंग में आप एक और आपको टिप देना चाहूँगा जो कि हमने मिस कर दी, मैं नहीं चाहता आप लोग मिस करो, कि पेंगोंग जाने के बाद कम से कम वहाँ 2 से 3 दिन रुकिए, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे दिन से लेकर रात तक वो अपना कलर बदलता है। दिन में अलग कलर रहता है, दोपहर में अलग कलर रहता है और रात को अलग कलर होता है। तो कम से कम 2 से 3 दिन रुकिए और पूरा अच्छे से उसको देखिए, महसूस करिए पेंगोंग को। फिर अगले दिन हमने उठा, अपनी गाड़ी उड़ी साफ़ की, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, और फिर हमने डिसाइड किया आगे उमलिंगला की तरफ जाने का, जो कि एक काफ़ी कह सकते हैं कि हमारा एक डेयरिंग वाला निर्णय था, क्योंकि पेंगोंग में हमको ऐसा लग रहा था कि वापस ले चले जाना चाहिए, लेकिन निशाद ने डेयरिंग की, उसने बोला कि चलते हैं उमलिंगला, इतने दूर आ ही गए हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो, अब निशाद कह रहा है, और मतलब मेरे मन में था 50-50, पर निशाद ने जब बोल दिया चलते हैं तो बोला चलो ये रेडी है तो मैं भी रेडी हो जाता। फिर हमने डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं उमलिंगला की तरफ। उमलिंगला जाने के लिए आपको पहले हानले जाना पड़ता है, और आप एक दिन में उमलिंगला नहीं कर सकते, आपको पहले हानले जाके वहाँ पे स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हानले का रास्ता पेंगोंग जाने वाले रास्ते से भी डबल ख़तरनाक है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हानले वाले रास्ते में आपको कोई मिलेगा नहीं, मतलब जैसे पेंगोंग आने तक आपको बहुत सारे राइडर्स आपके साथ साथ मिल जाएंगे आपको, लेकिन हानले वाले रास्ते में आपको एक भी वो नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो मुश्किल से ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूरा सुनसान रहेगा, आप अकेले रहोगे पूरे रास्ते में। दूर यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं दिखेगा आपको, दूर दूर तक सिर्फ आपको मिट्टी दिखेगी, रेगिस्तान दिखेगा, लेकिन कोई लोग नहीं दिखेंगे। तो इसलिए अगर हानले जाने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा डेयरिंग करिएगा तभी जाइएगा। फिर हमने हानले का डिसीजन लिया, हानले पहुँचे, लेकिन उसके रास्ते में इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी, लेकिन हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि हमको एक ग्रुप मिल गया वहाँ पे जो उमलिंगला करने वाला था, वो लोग केरला से आए थे।
तो वहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग में अगर आपने देखा होगा व्लॉग, तो वाटर क्रॉसिंग में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प करी और धक्का उक्का देके हमको निकाल दिया। अगर वहाँ पे वो लोग नहीं होते तो शायद वो वाटर क्रॉसिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलदायक रह सकती थी। शायद वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन कैसे कैसे करके हमने निकाल लिया उसको। फिर हम हानले पहुँचे। हानले पहुँचने में हमको 1 दिन लग गया, और हानले पहुँचने के बाद आप आगे नहीं जा सकते। चाहते हो जा सकते, लेकिन आप फिर वही है कि ज़्यादा एकदम थके थुके रहोगे, आपको उमलिंगला में मज़ा नहीं आएगा। तो 1 दिन रेस्ट करो हानले में। हानले में भी हमको 2000 रुपीज़ लगे, 1000 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पे रुकने का। तो पैंगोंग से सस्ता हानले था। वहाँ पे रुके, आपने देखा होगा वहाँ पे एक दीदी थी, उनका छोटा सा बच्चा था। वहाँ पे काफ़ी मज़ा आई और नींद काफ़ी अच्छी आई हानले में, तनी की। और रात में पूरा डार्क, मतलब हानले एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप अगर लद्दाख जा रहे हो तो ज़रूर जाओ भाई। प्योर लद्दाख का फील देती है हानले, बहुत बढ़िया जगह है। हानले से हम फिर निकले उमलिंगला के लिए। अब यहाँ पे एक और कांड हो गया हमारे साथ। उमलिंगला जाने के लिए वहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता छोटा है, एक रास्ता बड़ा है। हमने सोचा कि सर्किट कंप्लीट करते हैं, बड़े रास्ते से गए, आराम से उमलिंगला पहुँच गए, टाइम पे सब हो गया, बढ़िया मज़े किए, उमलिंगला में फ़ोटो वोटो खींचे। अब हमने सोचा चलो अब टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी हो गया, आराम से चलते हैं हानले। गाड़ी तो लगाता। लेकिन जिस रास्ते से हमको वापस आना था हम वो रास्ता ही पीछे छोड़ गए और आगे आगे निकल गए। तो हम लोग जो जगह से हमको 10 किलोमीटर में हमको हानले पहुंचा सकती थी, हमने वही 80 किलोमीटर लगा दिया। हमने इतना लंबा घूम के हम पूरे समझ लो हम पूरे घबरा गए थे, हम डर गए थे कि कहाँ पहुंच गए हैं भाई। और उसी दिन हमको दीदी ने बताया था कि यहाँ पे कभी भी बिजली गिरती है। तो हमारी और फटी पड़ी थी कि कहीं हम पे ना बिजली गिर जाए, क्योंकि वहाँ बादल आ रहे थे, सब मौसम ख़राब हो रहा था। लेकिन कैसे कैसे करके हम लोग वहाँ से निकले और फाइनली उमलिंगला पहुँचे। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाएगा मेरे जैसा, कि मुझे लगा कि ये सर्किट है, यहाँ से वापस आना है। मैं बस नेट पे वीडियो पे देख के मैं चला गया। वहाँ पे मैंने ना किसी लोकल से पूछने की कोशिश की, ना कुछ की, बस अपने उसी पे कि मुझे पता है मुझे पता है। और वो चीज़ मुझे भारी पड़ गई। इसलिए आप वहाँ पे लोकल से पूछते रहिएगा कि कहाँ से रास्ता है। वैसे तो वहाँ के लोकल्स भी आपको जल्दी इतना क्लियरली बता नहीं पाएंगे, इसलिए 2-3 लोगों से कम पूछिएगा, चाहे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि रास्ता आपको कहीं ना कहीं पहुँचा ही देगा, लेकिन वो रास्ता 10 किलोमीटर आपको 100 किलोमीटर भी ले सकता है। वो तो अच्छा हुआ हमारी गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी था और हमने अलग से कैंस भी लेके थे, तो हमको दिक्कत नहीं हुई। फिर उमलिंगला से आने के बाद हम हानले में एक और दिन रुके, और वापस हानले से देखिए शॉर्टकट है ले के लिए, आप वो ले का रास्ता पकड़ सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम मनाली जाएंगे। लेकिन मनाली में बाढ़ आई हुई थी, तो वो भी एक ख़तरनाक डिसीजन था कि जाए ना जाए। काफ़ी लोगों ने बोला कि खुल गया रास्ता, काफ़ी लोगों ने बंद हो गया है। हमारे जो 2 दोस्त थे केरला वाले, वो लोग जब मनाली के रास्ते में गए तो उन्होंने कहा कि जाते बराबर वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई कि वो लोग वहीं से पलट गए। तो उनके लगभग 3 दिन हो चुके थे उस चीज़ को। तो हमने सोचा कि हम लोग जाए कि ना जाए। फिर हमने वही वापस से डिसाइड किया, कितने दूर आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने फिर से डेयरिंग दिखाई, मनाली रास्ते से गए। वहाँ पे भाई इतना तबाही मची हुई थी, देख के ऐसा लग रहा था कि पूरा सत्यानाश हुआ है, ऐसा लग रहा था कुछ वॉर हुई है यहाँ पे। क्योंकि जितना शांत पटनी टॉप का रास्ता था, ये पठानकोट का रास्ता था, जितना शांत, उसका समझ लीजिए लगभग 100 गुना खतरनाक रास्ता मनाली का था। हर जगह बारिश, हर जगह लैंडस्लाइड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी हर जगह। कैसे कैसे करके हमने वो भी मनाली पार किया। भाई यहाँ पे भी है क्या वाटर क्रॉसिंग? जा रहे निशाद? देख रहे हो बर्फ का पानी। भाई कितना गहरा है। अबे और फिर मनाली में जो हुआ वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्या क्या हुआ मनाली में। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट वापस आ गए आगरा वगैरह घूमते हुए नागपुर। तो ये थी कुछ आइटिनरी हमारे लद्दाख की ट्रिप की। तो एक अगर रफ ओवरव्यू दूँ तो आप 2 रास्ते हैं दिल्ली के बाद, पठानकोट और मनाली। अगर आप में डेयरिंग ज़्यादा है और आपकी तबीयत आपको लगता है हमेशा अच्छी रहती है तो आप मनाली और रास्ते चूज़ करिए। नहीं तो मैं 80% लोगों को यही बोलूँगा कि आप पठानकोट होते हुए जाइए। वो रास्ता काफ़ी अच्छा है और आप आराम से सर्किट कंप्लीट करते हुए आइए, आपके सारे मज़े होंगे, आप घूमने ही जा रहे हो। तो ये चीज़ थी कुछ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कितना बजट लगा हमारे पूरे इस रोड ट्रिप में, कितना हमने खर्च किया, कितना आपको खर्च करना चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी, किस चीज़ की नहीं थी, क्या चीज़ हमने एक्स्ट्रा कैरी कर ली, क्या चीज़ हमने बहुत ज़रूरी था हमने कैरी किया,
तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। और उम्मीद है ये वीडियो में आपको कुछ कमी नहीं लग रही होगी, और जो कमी होगी आप जरूर से कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।